चैप्टर 9 हमारा क्या है, अवकलन का समीकरण, जो क्लास 12 का टॉपिक है और इसका नाम है डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या है। अब देखो अवकलन हमने पढ़ रखा है कि अवकलन क्या चीज थी, अवकलन हमें d/dx करके सॉल्व कर देते हैं। ये थोड़ा सा अलग है। ये समीकरण का मतलब क्या गया यहाँ पर, अवकलन में समीकरण का मतलब ये होता है कि हमें इक्वेशन दे रखे होंगे और उस इक्वेशन के वैल्यू जो है वो हम लोग कोटि और उसके मान पे डिपेंड करेंगे। कोटि क्या चीज होती है, कोटि बोले तो पावर। जैसे मान लो मेरे पास dy/dx है तो इसकी पावर मेरे पास 2 है, तो इसकी जो ये 2 लिखा हुआ है ये क्या है, इसकी कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, कोटि। तो अब ये जो कोटि कहते हैं हम लोग, ये इसका मान या इसकी वैल्यू को बताता है कि इसकी कोटि कितनी है। कि मान लो मेरे पास एक और, मान लो सपोज मेरे पास dy/dx हो गया और इसकी पावर अगर मान 3 है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसमें सबसे बड़ी कोटि कौन सी है, तो आप बोलोगे सर पावर 3 कोटि बड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू से बड़ी है। इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया और इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया। यानी कि जो डिफरेंशिएट किया जाएगा, जैसे मान लीजिए d3y/dx² ऐसे हो जाएगा, प्लस d2y and dx² हो जाएगा। तो देखो 3 बार डिफरेंशिएट किया गया इस चीज को, इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो वैल्यू की सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, जिसकी 3 बार किया गया है। यानी डिफरेंशिएट करना, यानी कि जो अवकलनीयता होती है, जो अवकलन का समीकरण होता है, वो उसकी कोटि के डिपेंड से सवाल को किया जाएगा। अच्छा, और क्या जान लेते हैं इसके बारे में। और अवकलन समीकरण जैसे मान लीजिए जो इक्वेशन है उसकी वैल्यू जो है वो हमेशा फंक्शन के रूप में 2 वैल्यूज के बीच में आएगा, यानी फंक्शन के रूप में। कैसे, जैसे हमारा पहला पॉइंट यहाँ नोट करो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें नोट किया है और इसे प्लीज आप लोग लिखें क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। यदि किसी अवकलन समीकरण, किसमें, यदि किसी अवकलन समीकरण का वापक हल, अच्छा वापक समझ में आता है क्या, कि आपने 10th क्लास में कभी आपने सुना होगा वापक मान है इसका, ये sin थीटा का वापक मान है ये। तो वापक का मतलब होता है कि उस वैल्यू का इनिशियल पॉइंट, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया हो, जहां इंटीग्रेट किया गया हो, जहां फंक्शन के साथ हमने कोई परफॉर्मेंस किया हो किसी अदर फॉर्मूले के साथ, वहां वापक रूप आता है। वापक का मतलब जो था वो रेडियन में आता है। इस पॉइंट को माइंड में रख लो कि ज्यादा सीधी सी बात है, रेडियन में आता है। जो कि क्या होता है कि प्रयुक्त सवेज अचरों के विशेष मान, क्या है, अचरों का एक विशेष मान दिया होता है, दिया जाए तो अवकलन समीकरण, क्या, अवकलन समीकरण में विशेष हल कहलाता है, यानी कि समघातीय। सबसे पहले देखो दूसरा पॉइंट क्या है, समघातीय क्या है, अवकलन समीकरण क्या है, dy/dx इक्वल टू फंक्शन किसका है, x और y का, और फंक्शन नीचे कौन सा है, g का जो है x, y का। तो फंक्शन दोनों ही डिफरेंट है, देयर आर डिफरेंट फंक्शन बट देयर आर वैल्यू आर इंक्लूडेड x एंड y, यानी कि दोनों वैल्यू इसी में आ रही है, वो भी फंक्शन के रूप में। ये फंक्शन है हमारे बेटा, ये g फंक्शन है, f फंक्शन है, और उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो x और y की आएंगी। अगर मान लो मेरे पास x और y की वैल्यू, मान लो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पुट करके वैल्यूज को जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब न्यूमेरिकल कराएंगे इसके, यानी कोशिश कराएंगे, तो जल्दी जल्दी हमें समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, जो अगर मान लो फंक्शन है वो vx इक्वल टू, मान लो मैंने v मान लिया, तो मैंने इसका डिफरेंशिएशन मैं x के साथ करूंगा, इसको डिफरेंट कर दूंगा, अलग कर दूंगा वैल्यू कर। जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो इस v को मैं अलग लिख दूंगा और इसके साथ अलग, क्योंकि ये इनटू फंक्शन है, ध्यान से देखो इनटू। याद करो मैंने इनटू वाला फंक्शन कराया था, पहले v का छोड़ के dx/dx करेंगे, बट इसमें एक ही कांसेप्ट लग जाता है, एक ही बार में रखने पर तब हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। आपको आगे जाके ये चीज समझ में आ जाएगी, ये चीज क्या है। यहाँ फंक्शन है v का, और इस फंक्शन v के वैल्यू जो है v के लिए और इसका डेरिवेटिव v से ही निकलना चाहिए। डेरिवेटिव बोले तो डिफरेंशिएशन, यानी कि अवकलन। अब वो log x + c ही वैल्यू पुटअप करेगा इस सॉल्व करने के बाद। देन अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और 102% क्वेश्चन जरूर आएगा इसका। तो अवकलन समीकरण का क्या देखेंगे, वापक रूप क्या होता है, dy/dx हो गया प्लस py = q है, क्या है, dy/dx हो गया प्लस py = q है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो p है, जो q है, वो एक अचर पद के लिए फलन x, जो फंक्शन है x का, जो वैल्यू फंक्शन की है, वो इसको यहाँ पर नोट डाउन करेगा, वो इसको यहाँ पर समझाएगा कि ये चीज क्या है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक न्यूमेरिकल मैं जस्ट कराऊंगा अभी के अभी, तो देखेंगे। इसके बाद छोटे छोटे वीडियोस में भी देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास y है कि e की पावर, ये देखो ये इंटीग्रेशन है, ये चीज क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ p। जैसे मान लीजिए y है, उसके बाद e है, उसके बाद इंटीग्रेशन क्या है, p dx है, यानी कि p एक क्वेश्चन में दे रखा होगा मैं, उसका इंटीग्रल वो भी e की पावर पे, वेरी टफ डिसीजन।
और ये डायरेक्ट ही निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है, q हो गया, q आपका एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसके बाद फंक्शन किसका लगेगा, dx और प्लस आपका c लग जाएगा। समझ लीजिए इसके, और इसके अब हम इस पे सवाल के बाद बात करेंगे कि इसका सवाल में क्या आएगा इस चीज से, ठीक है। बात करते हैं इसी में अवकलन समीकरण की, कि अवकलन समीकरण कैसे निकलता है। सबसे मेन चीज ये है, क्या मेन चीज क्या है कि सबसे पहले यहाँ देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तभी हमें समझ में आएगा क्या बात है। वक्रों के कुल y बराबर a sin x प्लस b, जिसमें ab जो है क्या है, ab क्या चीज है, ab जो है वो सहज अचर है, जो कि निरूपित करने के लिए अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अवकलन समीकरण निकालना है, तो सबसे पहले देखो जो इक्वेशन दे रखी है आपको उसको यहाँ लिख लो, a sin x प्लस b लिख लिया हमने। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर हमने ये लिख लिया, मतलब जो चीज यहाँ लिखी हुई है लिख लिया। अब इसका अवकलन समीकरण निकालना है। देखो अवकलन समीकरण कैसे निकालते हैं, हम उसी प्रोसेस पे बात कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, पहले अवकलन करने पर, यानी कि d अपॉन dx, बोथ साइड आर d अपॉन dx, तो ये साइन है हमारा a sin x प्लस b, ओके। अब dy अपॉन dx तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो a sin x, a क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमेशा बाहर लिख दिया जाता है। उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, sin x, तो sin x से क्या, देखो आप बोलो sin x का क्या मतलब कैसे, तो sin x बोले तो d अपॉन dx sin x बराबर क्या होता है, cos x होता है। मतलब x कुछ भी हो, x कुछ भी हो, तो x की जो वैल्यू है वो x प्लस क्या है, b है, x प्लस b है। तो इस चीज को हम लोग पूरे को x ही रखेंगे, x से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे मान से कि अगर हम sin x को क्या लिख देंगे यहाँ पर, cos x प्लस b, ये कांस्टेंट है, सो डोंट वरी। अब इसके बाद हम किस पे करेंगे, वापस हम x प्लस b पे करेंगे। जब x प्लस b पे करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, और b की क्या आएगी, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है 0। आप बोलोगे सर आपने यहाँ कांस्टेंट बाहर लिया, इट मीन कभी भी वेरिएबल के साथ यदि कोई कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू को लिख दिया जाता है, बट अगर केवल सिंगल कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, नल होती है, इस बात का ध्यान रहे। अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं, चलो ये निकल गया हमारे पास dy अपॉन dx निकल गया। अब इसी चीज को मैं एक बार और करना चाहता हूँ, पुनः क्या चीज, पुनः अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx, dy अपॉन dx, देखो इसी चीज पे मैंने क्या कर दिया, d अपॉन dx लगा दिया, पुनः कर दिया। उसके बाद d अपॉन dx a cos x प्लस b, क्या चीज, cos x प्लस b आ गया। देन इसका क्या करेंगे, dd का स्क्वायर, dx का स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद जब हम इसका करेंगे तो देखो ये कांस्टेंट फिर से हो गया, a बाहर, cos का क्या आ जाएगा sin, और माइनस का आता है माइनस sin x प्लस b। अब ध्यान देखो ये जो चीज है, ये वाली चीज क्या इस वाली चीज से मैच कर रही है, सेम ही, इसी चीज को हमने क्या लिख दिया y, तो माइनस y हो गया, तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। हमें क्या करना होता है अवकलन समीकरण में, सबसे पहले और अहम बात, हमें 2 बार डिफरेंशिएशन निकालना पड़ता है। एक बार जो डिफरेंशिएशन आ गया उसी को ही अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तिबारा भी कर सकते हैं, हम 3 टाइम्स भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम हमने जब डिफरेंशिएशन किया, देन हमने सेकंड टाइम हमने जो डिफरेंशिएशन किया, तो इसकी वैल्यूज का आंसर हमें मिल गया, ओके। देन हम इसकी बात करते हैं इसमें अवकलन समीकरण, कोटि ज्ञात कीजिए। इसका क्या पूछा है, कोटि एवं घात बोल सकते हो, घात ज्ञात कीजिए, है ना। अब इसकी कोटि और घात कैसे हम बताएंगे, कोटि और घात बताने का मतलब तो, अच्छा कोटि क्या है और घात क्या है, घात बोले तो इट मींस पावर, क्या पावर। अब जो पावर है और कोटि क्या होती है, उसकी बेस पावर, यानी कि बेस पावर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेस पावर। इंग्लिश मीनिंग में जान लेना जरूरी होता है, बेस पावर। अब देखो पावर और बेस पावर देयर आर डिफरेंट, है ना। सो वी हैव टू से दैट कि अगर हम लोग यहाँ नोटिस करें, सपोज d4, वैसे थोड़ा सा और डीपली लिख देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर 4 बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है और इसकी पावर मान लो 3 है सपोज, है ना। और x d स्क्वायर y अपॉन dx के स्क्वायर घात 4 dy अपॉन dx
थोड़ा गौर से समझना और सुनने की कोशिश करना कि क्या चीज़ है, क्या फंडा है, क्या इसके रेगुलेशंस है, रूल वाइज ये सब कुछ। सो बेटा इट मींस यहाँ देखो d4y अपॉन dx की पावर क्या है 4 और यहाँ उसकी पावर क्या है 3, यानी ये तो घात कहलाती है और ये क्या कहलाती है कोटि। कोटि बोले तो इसके अंदर की पावर है ना, यानी बेस पावर। अब देखो इसकी जो बेस पावर है ये भी यही है 2 इसकी बेस पावर। तो बेस पावर सबसे ज्यादा किसमें है, अंदर की बात करें तो इसमें जो इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि हो जाएगी इसकी 4, यानी बेस पावर ज्यादा है 4। यहाँ देखो 2 है, यहाँ सिंबल है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर पावर अगर 4 है तो इसकी बेस पावर क्या है 4 है कि नहीं। अब बात करते हैं जैसे इसकी फुल पावर की, आप बोलो से फुल पावर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, इसका मतलब ये होना चाहिए इसका आंसर नहीं। अगर जिसकी बेस पावर लेंगे, जिसकी बेस पावर उसी की ही अपर पावर भी लेंगे तो इसमें घात कितनी होगी 4 हो जाएगी, 3 हो जाएगी है ना। तो जिसकी हम कोटि लेंगे उसी की हमें क्या लेनी पड़ेगी, घात लेनी पड़ेगी। क्लियर है। अब इसी चीज को हम लोग रेक्टिफाई कर चुके हैं, आगे हम और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में, काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सत्यापित कीजिए कि y बराबर a cos x माइनस क्या है b sin x, और हमें इसके ये डिफरेंशियल निकालना है, मतलब ये आपको हल करके आंसर में लाना है। तो सबसे पहले बेसिकली क्या है, बेसिकली हमारे पास ये चीज़ है कि y बराबर हमारे पास a cos x है ना, अब b sin x, ये समथिंग लाइक दैट हमें दे रखा है ये चीज़ें। अब इन चीज़ों को किस प्रकार से हल करना है ये चीज़ हमें देखना है। वो कैसे, सबसे पहला हमारा फंडा क्या होता है, पहले अवकलन कीजिए इसका dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx a cos x माइनस d अपॉन dx b sin x, ये तो चीज़ है, ये तो फंडा हमारे पास कॉन्सेप्ट। और वैसे भी इसमें उसने बोला भी कि इसमें 2 बार अवकलन निकालें, क्योंकि देखो क्यों लिखा हुआ पावर में, तो अभी तो पहली बार निकाल लें। तो cos x से क्या होता है माइनस a sin x, साइन का तो प्लस का ही होता है, b साइन का क्या हो जाएगा cos x। क्लियर है, ये तो हो गया सिंगल है ना। फिर यहाँ लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे पुनः अवकलन करने पर, तो d अपॉन dx dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx माइनस a sin x, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ रहा था। जनरल तौर पे तो ज़्यादा इशू क्रिएट नहीं होता है यहाँ से कहीं भी कि कोई इशू क्रिएट हो जाए किसी प्रकार से हमें आंसर्स ना आए, बट वेरी इजी। सो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, देखो d है तो d का स्क्वायर हो गया, dx है तो dx का होल स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। इसके बाद हम लोग यहाँ बात करते हैं माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब देखो a कांस्टेंट है, अब ध्यान से देखो sin x से क्या होता है cos x माइनस, अब cos x से क्या होता है sin x, तो माइनस का cos का क्या हो जाएगा sin। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये जो माइनस माइनस प्लस होंगे इसको मैं पहले लिख दूं या बाद में लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर माइनस a cos x प्लस b sin x, ये जो चीज़ है वही मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। माइनस और माइनस जो है यहाँ पर क्या बन गया प्लस। अब ध्यान से देखो मेरा क्या मैच कर रहा है ये चीज़ यहाँ से, यहाँ पर तो सब बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, a cos x माइनस b sin x। अगर इस माइनस की इंटू करूँगा तो माइनस का सही है, माइनस माइनस प्लस ये भी सही है, कॉमन लिया तो ये क्या है पूरा y है मेरे पास। ये वाले जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन को सेम मैच करता है, यानी कि y हमारा जो है वो किस चीज़ को आता है यहाँ पर, ठीक है। आप इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज़ को ऐसे रहने दो, आप इसको उठा के यहाँ ले, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, इसके बाद इक्वल टू 0। तो ये बात समझ में आई हमें। अब जब हमें ये बात समझ में आ गई इट मीन्स क्या है ये दोनों सेम है, प्रूव हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा समाकलन में कभी कभार अवकलन में कभी कभार समाकलन का यूज सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यूज़ नहीं होता, बहुत यूज़ होता है, क्योंकि समाकलन में अवकलन इन्वॉल्व होना, अवकलन में समाकलन इन्वॉल्व होना, इट इज़ अ नेसेसरी ऑफ द प्रोसेस ऑफ
हमारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन में। सो बेसिकली सबसे पहले मैंने इस चीज़ को देखा, ये मैं सोचता हूँ कि यार ये सवाल होगा कैसे, है ना, हल। तो मैंने अभी सोचा कि ये सवाल होगा कैसे, ये सबसे पहले प्रिटेंड करना है। तो ये चीज़ हमें देखने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, बाई दे रखा होता है तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, 2 बार निकाल दिया तो देन आंसर हमें मिल जाता है, कॉल हो जाता है आंसर की भैया वो चीज़ दोबारा करने पर वही चीज़ हमें बाई वाला मिलेगा सिस्टम। बट यहाँ पहले से ही dy अपॉन dx दे रहा, ऐसे सिस्टम में जिसमें पहले से dy अपॉन dx से कंडीशंस में अवकलन समीकरण निकालना है तो हम इसमें समाकलन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? समाकलन। कैसे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस ds को वहाँ भेज दूँ और इस चीज़ को नीचे ले आऊँ, तो dy अपॉन 1 प्लस वाई इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स। तो देख लो क्या समाकलन वाला प्रोसेस नहीं हो गया? अरे देखो ना, इसको अगर साइड में लिख दोगे या 1 लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं ना, बस आपको कुछ खा रहा है तो dy ऊपर dy बनता है, dy वही तो चीज़ है। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन नहीं दे रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट में क्या होता है, dy अपॉन dx नहीं होता। जैसे यहाँ पर dy अपॉन dx होता है, वैसे यहाँ पर केवल कंडीशन में क्या होता है, केवल dx होता है। एक सेपरेट वैल्यूज यहाँ पर x रिप्रेजेंट होता है, y रिप्रेजेंट होता है, ऐसे। तो इसी चीज को हम लोग लिख देंगे समाकलन करने पर। तो हम लोग सब समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन y का क्या हो जाएगा, log 1 प्लस वाई इक्वल टू log 1 प्लस एक्स, ये चीज हो जाएगी। और हम लोग इसमें प्लस सी लगाते हैं, जो प्लस सी लगाते हैं उसे क्या लिख देंगे, log c। क्या लिख देंगे, log c लिख देंगे। अब इस log x को यहाँ भेज दो तो log 1 प्लस वाई log माइनस का log 1 प्लस एक्स, है ना। उसके बाद इसको वहीं रहने दो, log c को क्या करना है, इसको ही लाना। अब माइनस में तो log m प्लस n का फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स, है ना। फिर log c, तो log से log कट जाएगा हमारे पास, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू c मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से प्रिटेंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे बचकाने वाला चीज़ है, इसमें तो log लगाना, हाँ ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई का log 1 प्लस वाई होता है, क्योंकि 1 अपॉन में कोई भी वेरिएबल हुआ तो log ही लिया जाता है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में। और c के साथ भी हमने log ले लिया। आप लोग सब केवल c लिखते थे, क्या होता है फिर जब ट्रूली कंडीशन निकालनी होती है तो वहाँ पर हम लोग log c लेते हैं। इस बात का ध्यान रखना, अगर मुझे log से log हटाना होता है तो मैं इस कंसेप्ट को यूज़ करता हूँ। ओके, देन हम एक क्वेश्चन आगे और देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। काला जादू कर। देखो अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपने सबसे पहले थोड़ी देर पहले जब आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो उसमें मैंने बताया होगा कि जो 102% क्वेश्चन जो आता है वो किस चीज़ पे आता है, वो हम लोग वही सवाल देख रहे हैं। अब बेसिकली सबसे पहले आपको एक सवाल दिख रहा होगा साफ साफ, है ना। तो इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि मैं पहले आपको उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, कैसे समझाता हूँ कि जैसे मान लो मुझे dy अपॉन dx कभी ऐसा इक्वेशन आ जाए, मतलब dy अलग dx अलग, ऐसे सिस्टमों में आपको इस टाइप का इक्वेशन बनाना होगा कि y इक्वल टू q। ये अगर आपने बना लिया तो ही आपका ये आंसर इस तरह से सॉल्व हो पाएगा। अगर कभी कंडीशन मैं आपको करने का और सवाल को देख करके उसका फॉर्मूला लगाने का तरीका भी बता रहा हूँ। अगर कंडीशन में dx dy हुआ तब हम लोग इस सिचुएशन हम लोग इसका यूज करेंगे। बेसिकली इसका यूज करने के लिए सबसे ज्यादा प्रिवेंटली होना जरूरी है। जैसे मान लो मुझे अब देखो dy है, इसके नीचे dx नहीं है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ क्या मैं इसके नीचे dx का डिवाइड कर दूं, है ना, कर सकता हूँ ना। जैसे माना सपोज मैं मान लेता हूँ कि क्या नाम है, dx का डिवाइड करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले, ठीक है। अब मुझे ये भी नहीं चाहिए ना, पहले वाले की बात कर रहे हैं कि हमें पहला वाला सिस्टम बनाना है, तो dy तो हमें चाहिए, हमें dx नहीं पता तो हम लोग dx लगा देंगे नीचे। अब हमें मुझे ये वाली चीज नहीं चाहिए, जो चीज नहीं चाहिए होती है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको करेंगे इसका हम लोग इसका डिवाइड करेंगे इन सब में करेंगे। अगर एक में करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, जिससे कि देखो मिल गया हमें। तो नीचे वाले पोर्शन को अपने आप से लेना है कि दोनों पक्षों में, यानी इसी चीज को क्या लिखेंगे, चूकी करके हम लोग ये चीज लिखेंगे कि दोनों पक्षों में करने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में डिवाइड करने पर, क्या करने पर, यानी भाग देने पर। आम भाषा में बात करें तो भाग देने पर, है ना। अब देखो प्लस
2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, है ना। उसके बाद cot x, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद dx, है ना। अब देखो dx यहाँ पे है, dx यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्योंकि ये dx तो वही है, cot भी वही है, वह डिवाइड किसका हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, दिखा है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर ये वाला पोर्शन पूरा हट जाएगा, यहाँ से कुछ कट रहा है फिलहाल तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कट रहा है, यहाँ कुछ कट रहा है, यहाँ dx dx कट रहा है, यहाँ भी तो dx था ना, यहाँ भी dx dx कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है। अब हमें इक्वेशन कैसा मिल गया था, यहाँ से साफ हो गया, तो dy अपॉन dx, इसको हमें साफ करना होता है 2x और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y भी है बगल में y, ठीक है। उसके बाद cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आपको साफ साफ अब नजर आ रहा होगा इस बोर्ड पे कि क्या ये तो सेम हो गया हमारे, ये भी सेम हो गया। अब तो इसमें सेम क्या नहीं है, y है बगल में y है। अब यानी ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला केवल ये वाला, ध्यान से देखो क्या इस वाले p के बराबर है, ये वाला p के बराबर सेम तो दिख रहा है कि ये y इसके इनटू में है, ये भी y इसके इनटू में, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया p। अब ऐसे क्या है, ये वाला जो कांस्टेंट है पूरा पूरा ये क्या आ जाएगा हमारे पास q, तो p की वैल्यू हमें पता चल गई और q की वैल्यू पता चल गई, चल गई ना पता। तो इसमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं तुलना करने पे, यहां लिख लो तुलना करने पर समीकरण का, जिसमें p की वैल्यू मिल गई हमें 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोमा q की वैल्यू हमें मिल गई cot x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, अब इसमें क्या लगाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाएंगे। इसमें क्या होगा, e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था ये फॉर्मूला है और इसका देखो दिखा दीजिए, देखो e का तो e है, तो px से क्या है, p इंटीग्रेशन मतलब पावर है इसकी, ये पावर में इंटीग्रेशन करना है, पावर में वो भी e की, तो p क्या हमारे पास 2x अपॉन, थोड़ा जूम करके अच्छे से देखें इस चीज को, x स्क्वायर और यहाँ dx, है ना। अब ध्यान से देखो, ये x है, ये x स्क्वायर है, क्या अगर मैं मानूं कि क्या माना कि x स्क्वायर बराबर t मान लिया, तो x स्क्वायर t क्या आएगा, यहाँ जाएगा 2x dx अपॉन dx इक्वल टू dt, ये चीज आएगी। अब जब ये चीज आएगी तो इसकी जगह पर हम क्या मान लेंगे t, यानी e की पावर, यदि मैं बात करूं e की पावर 1 अपॉन dt रहेगा 1 प्लस x 1 प्लस t, है ना। तो 1 प्लस t का मतलब क्या हो जाएगा, e log t हो जाएगा, 1 प्लस t log 1 प्लस t हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा। अब जब 1 प्लस log dt हो जाएगा, इट मींस क्या हो जाएगा, जहाँ t है वहां मैं वापस अपनी x की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ, वहां अपनी वैल्यू को पुट कर सकता हूँ। तो देखो ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, ये चीज से ये चीज हट जाएगी, क्योंकि ये एंटी लॉग कहता है, जब भी e होता है उसे हम लोग e की पावर कोई भी चीज हो इसे हम लोग एंटी लॉग बोलते हैं। कौन से बोलते हैं, एंटी लॉग। जब एंटी लॉग से लॉग हट जाएगा तो यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जो t माना था वो क्या माना था, एक्स स्क्वायर माना था कि नहीं माना था, है ना। ये हट, सॉरी यहाँ पर इसका मतलब ये चीज है, तो ये चीज क्लियर हो गई, यहाँ पर यही चीज हमें यहाँ पर क्लियर करनी थी कि सबसे बेसिकली क्या है। अब इसके बाद हमें इसके एक फॉर्मूले में रखना है जिससे कि हमारा आंसर आ सके, ठीक है। चलो इस चीज को मैं यही लिख देता हूँ कि जिससे आपको याद रहे कि माना कि मैंने क्या किया था, यहाँ पर माना कि मैंने एक्स स्क्वायर बराबर t माना था और 2x dx बराबर dt आ गया था, है ना, जिसे कि मैं यहाँ पर चेंज कर पाया, ठीक है ना। ठीक, तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है जिसके बेस पे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वापक हल है। जब आप ये सिस्टम निकाल लोगे, जब ये सिस्टम आप निकाल लोगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो गौर करो इस फॉर्मूले में, मैंने हेडलाइन भी कर दिया है कि इस फॉर्मूले को अच्छे से गौर करो। तो देखो यहाँ पर y है तो y का y ही रहेगा इनटू if। अच्छा if क्या है, if हमने जस्ट अभी निकाला है, ये if आपका इंटीग्रेशन का फंक्शन। अब if क्या है, if हमारा निकला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू जो फॉर्मूला लिखा है वैसे समाकलन q क्या है हमारे पास,
क्योंकि इस क्यू का इस्तेमाल करके लास्ट में जो आंसर आएगा वही चीज। पहले तो हम लोग ने पी का इस्तेमाल किया, तो पी का इस तरह से इस्तेमाल करोगे, फिर ये वाला फॉर्मूला रख करके चीजों को लास्ट में हल कर दोगे। तो क्यू क्या चीज है हमारे पास, cot x 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आई एफ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर dx प्लस c। कांस्टेंट मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो ध्यान से देखो, ये चीज मैच कर रही है तो कट जाएगी पूरी पूरी। क्या आ जाएगा यहाँ समाकलन cot x का, बस हो गया। cot x का क्या होता है समाकलन, log sin x, दैट्स इट। यही हमारा आंसर आना था। अब देखो ये चीज इनटू में है, क्या है इनटू में। अब जब कोई चीज इनटू में बराबर के इधर होता है तो इधर जगह क्या बन जाता है, डिवाइड में बन जाता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों के। तो ध्यान रहेगा ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और देखो इस सवाल को। और ज्यादा हम लोग आगे चैप्टर भी करेंगे कवर। कातिल अदावा तुम बचना मैं चाहवा पर बच भी ना पावा।